दोस्तों, सोचिए जरा, अगर किसी देश के पास मैन्युफैक्चरिंग की असली ताकत हो तो उसे दुश्मन पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह चुपचाप ऐसा दांव चलता है कि सामने वाला देश खुद ही अंदर से टूटने लगता है। आज की यह कहानी बिल्कुल वैसी ही है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खबर लगती है, लेकिन असल में यह पूरे साउथ एशिया के लिए एक खामोश चेतावनी है। जिस बांग्लादेश को कल तक दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती थी, आज वही देश अपनी स्पिनिंग मिल्स को बचाने के लिए आखिरी सांसें गिन रहा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि खुद बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन कह रही है 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद हो सकती हैं। यह कोई मामूली बयान नहीं है। यह उस इंडस्ट्री का हार मान लेना है जो कभी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। और इस पूरे भूचाल के पीछे जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है, वह है भारत। बिना किसी बयान के, बिना किसी धमकी के। अब कहानी की जड़ समझिए। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 3 कड़ियों पर टिकी हुई है: कपास, यान और कपड़ा। स्पिनिंग मिल्स वही जगह है जहां कपास से यान बनता है और यही यान आगे चलकर शर्ट, टी शर्ट, पैंट और जैकेट का रूप लेता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर स्पिनिंग मिल्स रुकीं तो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री अपने आप चरमरा जाती है। आज बांग्लादेश ठीक उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सवाल यह है कि सब कुछ अचानक कैसे बिगड़ गया। इसका जवाब छुपा है उन सरकारी नीतियों में जिन्हें कुछ महीने पहले तक दूरदर्शी और क्रांतिकारी बताया जा रहा था। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को ड्यूटी फ्री यान इंपोर्ट करने की छूट दे दी। सुनने में यह फैसला शानदार था। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, विदेशी कमाई आएगी, देश मजबूत होगा। लेकिन इसी फैसले ने पूरी इंडस्ट्री की किस्मत पलट दी। जैसे ही यह दरवाजा खुला, भारत की एंट्री हुई। भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉटन यान प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारतीय यान सस्ता है, क्वालिटी में बेहतर है और सबसे बड़ी बात, उसकी सप्लाई भरोसेमंद है। बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने लोकल यान को किनारे कर दिया और भारतीय यान को हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे असर दिखने लगा। बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स का यान गोदामों में भरने लगा। खरीदार गायब हो गए, ऑर्डर शून्य हो गए। हजारों करोड़ टका का माल यूं ही पड़ा रह गया। पैसा आना बंद हुआ, बैंक का कर्ज सिर पर चढ़ता चला गया। मजदूरों की सैलरी और बिजली, पानी के बिल बोझ बन गए। और यहीं से इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्रैश की तरफ लुढ़कने लगी। सरकार ने हालात संभालने के बजाय एक और आधा अधूरा फैसला लिया। भारत से आने वाले यान पर जमीनी रास्ते से रोक लगा दी गई, लेकिन समुद्री रास्ता खुला छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय एक्सपोर्टर्स ने बस रास्ता बदल लिया। जहाजों के जरिए पहले से भी ज्यादा यान बांग्लादेश पहुंचने लगा। भारतीय यान की पकड़ और मजबूत हो गई, जबकि बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स पूरी तरह टूटने लगी। आज हालात इतने खराब हैं कि मिल ओनर्स खुलेआम कह रहे हैं फैक्ट्री बेच देने के बाद भी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। अब कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा फैसला, मिल्स बंद। सबसे बड़ा ड्रामा अब बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। एक तरफ स्पिनिंग मिल्स के मालिक हैं जो विदेशी यान पर सख्ती चाहते हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री बचे। दूसरी तरफ गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं जो साफ कहते हैं कि अगर सस्ता और क्वालिटी यान नहीं मिला तो वे इंटरनेशनल मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। सरकार के सामने अब 2 रास्ते हैं और दोनों ही कांटों से भरे हुए। और इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यही है, भारत ने कुछ भी नहीं कहा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई दबाव नहीं। फिर भी भारतीय यान ने ऐसा दबदबा बना लिया कि इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स बंद होने की कगार पर आ गईं। वही बांग्लादेश जिसे कभी दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल किंग कहा जाता था। असल में यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। यह कहानी है भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत की, उसकी साइलेंट स्ट्रेटजी की और उस सच्चाई की कि आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि पूरा खेल बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश कौन सा फैसला लेता है, क्योंकि यहां दांव सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों का है। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शायद अभी आना बाकी है।